कि आतंकवाद जो भी है वो मुस्लिम है, कि तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया और नौवीं फेल है। लालू यादव ने अपने बेटे को नौवीं फेल में भी तो बना दिया ना। और आप अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं? आपका बच्चा बीए पास करके बैठा हुआ है, आतंकवाद को वकील दे सकते हैं। तो कहना जायज होगा आनर नगरी चौपट राज। हाँ, पत्रकार है, दलाल कहना कहाँ तक उचित है? अगर हम अभी नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं और मेरे पास बुराई का कोई ऑप्शन नहीं है तो हम पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट इस पे रेगुलेटरी लाएगी, और जिस दिन लाएगी ना, आप देखेंगे कि ये सब जितने माइक आईडी ये सब जो भी ये कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि जब तक पत्रकार मेरी बुराई कर रहे हैं तब तक किसानों तुम समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब वो मेरे बारे में अच्छा लिखने लगे तो तुम समझ लेना कि मैं तुमसे दूर जा चुका हूं। पत्रकारिता का कभी कोई स्वर्णकाल नहीं था। क्या प्राइवेट सेक्टर में पत्रकार को फ्रीडम मिलता है अपने काम के प्रति? टीवी पे आता है। पत्रकारिता में आके तुम क्रांति नहीं कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इंडिया टुडे में कार्य कर चुके, दैनिक भास्कर में कार्य अभिषेक झा जी। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके जीवन काल और अनुभव को नजदीक से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार अभिषेक जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अभिषेक जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कब ऐसा लगा कि आप पत्रकार बन सकते हैं, तब से लेकर के अब तक के आपके जो जर्नी रहे हैं, हम चाहेंगे आप हमारे माध्यम से हमारे चाहने वाले, आपके चाहने वाले के साथ साझा करें। एक्चुअली जब 12th कंप्लीट हुआ, इंटरमीडिएट कंप्लीट होने के बाद हमें लगा कि मतलब आमतौर पे जिस परिवेश से हम लोग आते हैं उन जगहों पर हमें ये नहीं पता होता कि हमें आगे क्या करना है। जी। बस हमें पता है कि पढ़ाई करनी है, कोई नौकरी करनी है, घर चलाना है, अच्छा स्टेटस चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए। कॉमन इसके हाँ कॉमन चीजें हैं जो मतलब ग्रामीण परिवेश में, इसके अलावा आदमी को नहीं पता है क्या करना है। एक और होता है सरकारी जॉब। हाँ, सरकारी जॉब चाहिए, बस यही है। तो ये ईमानदारी से कभी मेरा गवर्नमेंट जॉब के प्रति ऐसा नहीं रहा कि सरकारी नौकरी करना है, इसलिए क्योंकि ऐसा मेहनत भी कभी नहीं किया। तो इसलिए क्योंकि बहुत अजीब सा जिंदगी होता है वो, कि आप अच्छी चीजें हैं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है ना कि आप कुछ कर नहीं रहे, समाज को क्या दे रहे हैं। मान लेते हैं लोग कह रहे हैं कि सिविल सर्विस बहुत अच्छा जॉब है, आप कीजिए, समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? सिविल सर्विस की भी कुछ दायरा है, उस दायरे से बाहर तो आप नहीं निकल रहे हैं, आप उसी में रह रहे हैं। तो 12th के बाद जब हम पटना गए और रिजल्ट कमोबेश जैसी भी स्थिति में रिजल्ट आई, काफ़ी बेहतर नहीं थी और काफ़ी अच्छी भी नहीं थी या काफ़ी बुरी भी नहीं थी, मीडियम में थी, लेकिन ठीक ठाक किसी तरह। हाँ मतलब हाँ, बस मेरे लेवल पे ठीक ठाक था, ऐसा था। तो हम एक नीलेश सोनी करके मेरे मित्र हैं, उनके जरिए हम विश्व संवाद केंद्र जो पांचजन के संपादक हैं संजीव सर से मेरी मुलाकात हुई। छपरा की तरफ के कहीं के रहने वाले हैं, उनसे मुलाकात हुई। और प्रशांत रवि सर थे, प्रशांत रंजन सर थे, इन सबसे मुलाकात हुई। तो ये लोग पांचजन्य के लिए अलग अलग स्टोरीज वगैरह कर रहे हैं, और विश्व संवाद केंद्र की जितनी भी पत्रिकाएं आती हैं उन सब के अलग अलग विंग में संपादक हैं। जैसे प्रशांत रंजन सर थे तो वो दूरदर्शन के लिए शूट वगैरह करते थे, स्पेशल शूट, और पटना फिल्म सिने सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। तो उनके जरिए पहले तो लगा कि चलिए फिल्म में बहुत अच्छा लग रहा है, यार यार यही करना चाहिए, पत्रकारिता मतलब फिल्म की दुनिया को देखो, चकाचौंध वाली बात। लेकिन जब हम संजीव सर के साथ बैठे हुए थे एक शाम, तो उन्होंने अपनी चिट्ठियां जो वो छांट रहे थे, पांचजन पत्रिका के लिए आई हुई चिट्ठियां और अपने लेख वगैरह, तो उन्होंने बोला कि यार इसको देखो, जहाँ तक तुमसे बेहतर हो पाता है तुम करो, फिर बाकी जो होगा हम कर लेंगे। तो 4-5 दिन 6 दिन वो काम करते रहे। और यहाँ एक मैसेज है आज के पत्रकारों को, अगर आप बस इतना बोल दीजिए कि आप भाई तुमको पत्रकारिता सीखना है, तुम चलो मेरे साथ ट्राइपॉड उठा लो, उसको लगेगा कि हमको क्या बता क्या रहा है, हम इसके नौकर हैं। हीन भावना आने लगती है और ये काम करने से वो कतराएगा। जब वो कतराएगा ना, तो सही बात है वो पत्रकार तो नहीं बन सकता। नहीं, आपको पत्रकारिता में ये चीजें सीखनी होगी कि किसके पास बैठना है, किसके पैरों के पास बैठना है, किससे क्या सीखना है। आप पहले दिन माइक उठा करके पत्रकारिता नहीं कर सकते, फिर पत्रकारिता का कतई कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने उस दौर में चिट्ठियां छांटी है जो पांचजन्य के लिए आती थी, उस चिट्ठियों को छांटना, उसको अलग करना, फिर संपादक के नाम लेटर आता था लोगों का कि इस समस्या को पांचजन्य में प्रमुखता से उठाया जाए। तो संजीव सर के साथ मिलकर वो छांटे। प्रशांत रंजन के साथ दूरदर्शन में जाते थे, तो वैसे ही जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, छोटा सा स्टूडियो है दूरदर्शन पटना में,
स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है, हम बाहर बैठे हुए हैं। सर का काम इतना होता था कि हम इंटरव्यू से निकल कर आएंगे, तुमको बस उसमें गलतियां निकालनी है, मेरे से क्या गलती हुई। तो पहला दिन तो बड़ा अजीब लगा कि सर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, गलती क्या होगी। मतलब कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे निकाल सकते हैं। फिर बोले नहीं तुमको निकालना है, नहीं निकालोगे तो फिर तुम अभी ना प्रतिभा जागृत होगी। तुम किसी काम के नहीं हो। तो पहला दिन बैठे तो जितनी समझ थी हमारी, उस समझ के हिसाब से हमने मतलब सर आप कैमरे की तरफ ऐसे नहीं देख रहे थे, आप ऐसे नहीं कर रहे थे। सर बोले कि छोड़ो, कैसे भी देख रहे थे, तुम मेरे बोलने में कमियां निकालो ना। फिर 1-2 दिन के बाद साहस करके सर को बोले कि सर हिंदी थोड़ा बेहतर आप बोल सकते हैं, कोशिश कीजिए, इसमें मगी टोन आ जा रहा है जहाँ के आप स्थानीय हैं। हाँ, तो सर हंसने लगे और सर हंसकर बोले कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख रहे हो। इस बात को फिर उन्होंने माना, जगह दिया। फिर कुछ दिनों के बाद वैसे ही चिट्ठियां छाड़ते, कभी किसी के साथ चले गए, ट्राइपॉड उठाए हुए हैं, कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई शूट कर रहा है। पटना में 11-12 बजे क्राइम रिपोर्टर एक थी, रेशमा नाम था, हिंदुस्तान की, उनके साथ सर भेज देते थे, तो उनके साथ कभी घूमते घूमते कुछ कुछ पत्रकारिता सीखने का अवसर मिला। एक दिन सर ने कहा कि सीख तो रहे हो, इसमें तुम अच्छा कर सकते हो, तो बाकी और तैयारी करने से बेहतर है कि ये करो तो ज़्यादा बेहतर है, और तुम्हारा मन भी लग रहा है। तो उस समय तक मेरा भी मन उसमें लगने लगा था, तो हमें भी लगा कि करना चाहिए। तो सर से पूछे कि कैसे, तो किसी अच्छे कॉलेज से करो, बाकी तो है ही। तो संजीव सर का स्टार्टिंग के दौर में काफ़ी अच्छा रहा। फिर ITMI में एडमिशन हुआ, जो भी उसकी प्रोसीजर है उसका, एंट्रेंस इंटरव्यू वगैरह सब एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने पटना में सीखा, उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग हुआ कॉलेज के दिनों में, क्योंकि हमें लगता था कि जो बच्चे नए आ रहे हैं पत्रकारिता में, उनसे बेहतर हम जान रहे हैं। जो चीज़ इसमें कहानी बताएंगे, जब हम 10th करके यहाँ से पटना गए हुए थे, तो वहाँ हमें महसूस होता था कि यार 10th तो पास कर गए हैं, लेकिन हमें 10वीं लेवल का कोई सवाल आता ही नहीं है जो वहाँ के बच्चे सीख के बैठे हुए हैं। लेकिन पत्रकारिता में ऐसा महसूस नहीं हुआ, ड्यू टू उनके द्वारा सिखाए गए ढंग। क्योंकि जब वहाँ पहुंचे ना, तो वहाँ ऐसा लगता था कि पत्रकारिता में ये चीज़ें हम जानते हैं जो क्लास के बाकी लोग नहीं जानते। जी, कम से कम वहाँ पे तो लगा हाँ, हाँ, वहाँ लगा अपर में। लेकिन वही है, म्यार इफेक्ट, बाकी चीज़ें इफेक्ट, तो वो सब तो होती है। खैर, मोटा मोटी पत्रकारिता, तो पत्रकारिता में ऐसा हुआ वहाँ पर कि हमने कुछ सीखा, कुछ सीखने का अवसर मिला, कुछ चीज़ें बहुत अजीब लगी। एक कहानी शेयर करेंगे। क्लास में बैठे हुए थे और जोया अहमद हुसैन क्लास करा रही थी, मीडिया मॉनिटरिंग की बुक आती है, उसी की क्लास हो रही थी, वही सब्जेक्ट था। तो मैम सबसे पूछ रही थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मजाकिया माहौल चल रहा था, कोई खड़ा होकर के बोल रहा था कि ये करना है, हमको क्रांति लाना है, हम ये कर देंगे, हम व्यवस्था बदल देंगे, हम नेताओं पे सवाल उठाएंगे, ये करें, बहुत तरह की बातें व्यवस्था पे सवाल उठाएंगे। हम सबसे पीछे में बैठे हुए थे, हम, मैं और श्रुति गुप्ता। तो हम खड़े हुए, मैम बोली तुमको क्या करना है, तो हंसी आएगी आपको, और पूरा क्लास हंसा था। तो हमने बोला मैम को कि मैम टीवी पे आना है। ठीक है, हीरो तो को देखते हैं, हाँ, लालसा मन में है, बस टीवी पे आना है। मैम ने बोला टीवी पे आना। और कोई सवाल भी नहीं था ना, कुछ समझ में नहीं था कि पत्रकारिता में करना क्या। नहीं, क्योंकि तो एक हीरो का कैटेगरी हो सकता है ना पत्रकार। हाँ, तो टीवी पे आना है। तो मैम हंसी और बोली कि पूरे क्लास में सबसे ईमानदार यही है, टीवी पे आना है। पत्रकारिता में आके तुम क्रांति नहीं कर सकते हो। हमको उस दिन बड़ा अजीब लगा था मैम की बातें कि हम टीवी में देखते आए हैं कलम बाई बाई वाला, वो नाना पाटेकर वाला, कि हाँ ऐसे कलम से ऐसे कर दिया गया। मैम ने बोला कि कलम से तुम लोगों को जगा सकते हो, ठीक है, तुम अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हो, समाज को सजग कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम पत्रकारिता की वजह से मतलब तुम जो मन चाहोगे वो कर लोगे, फिर तुम पत्रकारिता कर ही नहीं पाओगे। उसका भी एक कोरम है, और ये अब पूरा कॉर्पोरेट बन गया है। कॉर्पोरेट जगत में क्या है ना कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वो मीडिया हाउस क्या कर रही है, आपको उस हिसाब से काम करना होगा। हर मीडिया हाउस का अपना एक तरीका है, तो उस तरीके के लिए काम करना होगा, तो आप उसी तरीके में अपने लिए रास्ता बनाओगे। अब आमतौर पे लोग बोलेंगे फिर काम क्यों करेंगे, इसका रीजन है, अब लोग सिविल सर्विस में क्यों जाते हैं, ये तो पता है ना, हर IAS के ऊपर या BPSC से निकले हुए हर उस सिविल सर्विस अधिकारी के ऊपर प्रशासनिक व्यवस्था में सरकारों का दबाव होता है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत IAS ऑफिसर अच्छा कर रहे हैं। तो आपको जिस जगह काम कर रहे हैं, उस चैनल, उस
प्रिंट की, उस डिजिटल की गरिमा को रखते हुए आप अच्छा कर सकते हैं। फिर वहाँ से हुआ, फिर सोशल मीडिया कंटेंट सर्विस में, वो बड़ा अजीब नौकरी था। पूरे कॉलेज में सबसे पहला मेरा ही हुआ था और बहुत खुशी थी, लेकिन वो नौकरी थोड़ी अजीब थी। इसमें ये कहानी है कि जब हम पहुंचे ना, तो इंडिया टुडे ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है भारत का और सब कुछ है उसके पास। वहाँ प्रिंट निकालने के लिए भी एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, वो सिर्फ पेज निकालेगा और छोटी मोटी सैलरी नहीं, उसको भी 30,000 सैलरी दी जाती है। अच्छा। सिर्फ प्रिंट निकाल के आप आ रहे हैं। ये हमें बहुत अजीब लगा। तो हमारा जो काम था सोशल मीडिया एंड कंटेंट सर्विस, यानी प्यून कह सकते हैं उन्हें? हाँ प्यून कह सकते हैं, उसके लिए अलग है। ये सरकारी सेक्टर में है, प्राइवेट में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अपना प्रिंट खुद निकाल के ले आइए। लेकिन आज तक ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां पे आपने प्रिंट निकाला, आपको प्रिंट पहुंचाने के लिए एक अलग से एम्प्लॉय हायर किया गया है। वो आपको सिर्फ प्रिंट ही पहुंचाएंगे, यानी जो आपका काम है आपको वही करना आपको वही करना, वो प्रिंट पहुंचाएंगे। चूंकि वो बहुत बड़ा ग्रुप है, जी। हम लोग नए थे और आज तक में मतलब जितने भी लोग हमारे डेस्क पे भी जो लोग काम कर रहे थे, हमारे कॉलेज के जो एक दो लोग थे उनको छोड़कर बाकी किसी के पास 10 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं था। इतने एक्सपीरियंस वाले लोगों के बीच में काम करने का मौका, वो तो बेहतर था, लेकिन हमें लग रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। इसके पीछे रीजन है सोशल मीडिया एंड कंटेंट सर्विस। जो डेस्क हम लोगों का था कि सोशल मीडिया मॉनिटर करना या कोई खबर है सोशल मीडिया पे अपलोड करना, स्पेशली आप सोशल मीडिया को ही देखेंगे जो आज तक और इंडिया टुडे का है। आज तक के 3-4 चैनल्स हैं, लेकिन आज तक और इंडिया टुडे का चैनल हम लोगों के पास था और बाकी ललन टॉप का अपना डिपार्टमेंट है और बाकी डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो जब हम लोग ये करते थे ना, तो आपस में ही मैं और श्रुति कभी कोई बात करते थे कि मतलब एक बात बताओ यार, कि ये जो काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं ये बाकी चैनल करवा रहा है। तो मीडिया प्लेक्स जिस बिल्डिंग में आज तक है उसके ठीक सामने में एबीपी भी है। उसी के दाहिने साइड सब इर्द गिर्द, हाँ सब उसके दाहिने साइड टीवी9 नेटवर्क है, उसके सामने में नेटवर्क 18 एक ही लोकेशन में, सब एक ही लोकेशन में, वही रोड ही है। ठीक है, तो मतलब और बाकी कॉलेज के भी दोस्त थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट में थे। तो जो एडिटोरियल देख रहे हैं वो बोलते थे यार हम लोग अपना स्टोरी खुद से सोशल मीडिया पे लगा दे रहे हैं। हम लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी थी कि हम लोग मतलब क्या करेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ से जाना चाहें तो हम सीवी में क्या ऐड करेंगे, हम क्या बोलेंगे लोगों को कि हम वहाँ पे सोशल मीडिया चला रहे थे। तो सामने वाला पूछेगा ना कि सोशल मीडिया के लिए स्पेशल कोई जगह हमारे पास नहीं है, ये भी आता हो तो आ जाओ। तो एक ये इनसिक्योरिटी थी आगे आने वाले समय को लेकर के कि यहाँ तो ठीक है चलो रह रहे, इसका मतलब है कि या तो जीवन भर यहीं रह जाओ। अच्छा एक चीज में आपको टोकना चाहेंगे, जब ये भावना आपके अंदर आ रही थी कौन सा ईयर रहा होगा और डिजिटल दौर उस समय क्या प्रोग्रेस में रहा होगा जो आपको डिजिटल फील करवा रहा था? पूरा डिजिटल ही था। ये 2021 की बात हम बता रहे हैं। 21 की पूरा तो डिजिटल तो बहुत बेहतर था, लेकिन वही है ना कि टीवी चैनल जिस हिसाब से चल रहा है बाकी चैनल, उसमें कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है आज तक को आप जब बहुत करीब से देखेंगे उसमें यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए एक अलग बंदा हायर किया गया है। उसका काम है सिर्फ वीडियो अपलोड करना। एडिटिंग डेस्क से आया, पोस्ट प्रोडक्शन से आया, प्रोडक्शन में गया, फिर जब अपलोडिंग में आया उसके लिए अलग हायर किया हुआ बंदा। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक काम, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसके लिए अलग बंदा हायर है वहां पे। तो वहां सबसे बड़ी समस्या ये थी ना कि हम लोग के साथ उसी बीच में बिरौल में जो हमारा घर है जहां हम लोग इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, निबंधन पदाधिकारी ने एक कार्यक्रम किया था मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता वगैरह। तो उसमें मैंने प्रमुख भूमिका निभाई थी और जैसे भी थे काफ़ी बेहतर है वो। उन्होंने मतलब पहली बार ऐसा कोई था जो पब्लिक सेक्टर से मतलब सामाजिक क्षेत्र में जो लोग करते हैं उनसे अलग कोई ऐसा सिविल सर्विस का पदाधिकारी था कि जो इस तरह की प्रतियोगिता करवा रहा था। खैर कमोबेश जो भी उस प्रतियोगिता में जब आए ना तो लगा कि नहीं, सामाजिक स्तर में क्या कर लेंगे वहां रह करके, ये मन में घूमता रहा कि भावना का उदय हुआ। हाँ, एक मन में वो भावना आया कि ठीक है चलो पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उस जगह उस रूम में बैठ करके, वो वही वाली बात है कि जो बाकी लोग बोलते हैं, एक्टिविस्ट वगैरह बोलते हैं कि दिल्ली के एसी वाले रूम में या पीएमओ में बैठ करके आप किसान की समस्या नहीं समझ सकते ना, उसके लिए आपको किसान के पास आना पड़ेगा। तो हमें लगा कि नहीं यार, वहां समझ के कुछ हो नहीं रहा है और वही रहेगा कि 60 साल नौकरी करो फिर घर में बैठो आराम से, हो गया, कोई मतलब नहीं है। और आने वाले पीढ़ियों को कहानी सुनाओ कि हमने ये किया, हमने वो किया। फिर हमने क्या किया वो तो बात नहीं है, हमने व्यक्तिगत जीवन में जो कर लिया और बाकी क्या किया। तो फिर दिमाग में आया कि नहीं, फिर मैंने वहाँ डिज़ाइन करा
रिजाइन करने के 2 या 3 महीने के बाद, हाँ, एक से 1.5 महीने के बाद हमने इंटरव्यू दिया। उसके बाद लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है दैनिक भास्कर में, बाकी भी चैनल में ऐसे ही है। वो लंबा चौड़ा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिर हमने दैनिक भास्कर ज्वाइन किया। दैनिक भास्कर में ज्वाइन करने के बाद 1-2 चीज़ें अच्छी लगी। खैर, काम तो करना है वहाँ भी, उनको भी खबर चाहिए, वैसे तो कोई पैसा देगा नहीं, लेकिन ठीक है चलिए। वहाँ ये लगा, यहाँ ये बेहतर है कि आप अपने मन का तो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कम से कम ये फ्रीडम आपको हाँ, एहसास अपने हुआ। मन का तो कर सकते हैं। हमें कोई स्टोरी, अब देखिए डेस्क पे बैठने की खराबी क्या थी ना, कि हमारे पास जो स्टोरी आ रही है कहीं से, हम उसी को प्लान कर रहे हैं, उसी को जैसे हमको लिख रहे हैं उसको चला रहे हैं। यहाँ हम ग्राउंड में हैं, तो अब जो हम कर रहे हैं वो डेस्क करेगा, उसमें जो फेरबदल कर दे, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो करेंगे। तो हमें जो मुद्दा उठाना है बेहतर लगा, तो उस पर हम ग्राउंड बनाएंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे, तो वो सामाजिक मुद्दा भी उठेगा। और सामाजिक स्तर में भी काम करने का मौका मिला, जहाँ लोगों से मिले लोगों की समस्याओं को भी जो निदान हमसे हो सका करने की कोशिश की, तो थोड़ा बहुत बेहतर रहा। तो इसी तरह से पत्रकारिता चलते चलते यहाँ तक आई जी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और संवाद की प्रक्रिया को अगले नेक्स्ट लेवल तक लेके चलते हैं। इनसे पहला सवाल ये है कि जिस आधार पे इन्होंने अपनी स्टोरी रखी उन्हीं में से, कि क्या प्राइवेट सेक्टर में पत्रकार को फ्रीडम मिलता है अपने काम के प्रति? देखिए, ये 90s के दशक का दौर नहीं है, तो वो चीज़ें तो नहीं है कि जो आप फिल्म वगैरह में देखते हैं। और हमें नहीं पता, हम फिल्म में या हम 90s के दशक में तो नहीं थे कि जो दिखाया जाता है फिल्मों में वो सर्वदा उचित ही हो। लेकिन 1-2 बातें हैं, यहाँ प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपको उसमें खुद जगह ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ मैक्सिमम पत्रकार क्या कर रहे हैं ना, कि हादसा हो गया हम उसकी खबर कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ स्टोरी कोई कवर करने नहीं जा रहा है, कहानी ये है। यहाँ क्या खोजने जा रहा है कि फलाने आदमी को एक्सीडेंट हो गया, फलाने के यहाँ चोरी हो गई, डकैती हो गई, मर्डर हो गया, ठीक है, वो खबरें हैं, आप कवर कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन क्राइम के पीछे की वजह पे, क्राइम के पूरे डेटा पे या बाकी चीज़ों पे भी, या अच्छी स्टोरी भी कोई यहाँ कवर नहीं कर रहा है, विश्लेषण नहीं कर पा रहा है। विश्लेषण नहीं कर रहा है। तो फ्रीडम ऐसा नहीं है कि नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी फ्रीडम आपके पास है, आप कर सकते हैं। बशर्ते ये होना चाहिए कि आपकी बातें इतनी अनएथिकल नहीं हो कि लोगों को चुभ जाए। जी। आप काफ़ी बेहतर स्थिति में किसी चीज़ को बना सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद जो भी है वो मुस्लिम है। पत्रकार है तो हमें दलाल कहना कहाँ तक उचित है? कहते हैं जी। इसको बेहतर से भी कहा जा सकता है ना, कि आज तक जितने पकड़े गए उसमें मुस्लिम है, सभी मुस्लिम आतंकवादी तो नहीं तरीके है। चेंज हो सकते हाँ, तरीके चेंज हो ताकि सकते भावना हैं, को ठेस ना पहुंचे। भावना को ठेस ना पहुंचे, तो ऐसा है। दूसरा है ये है कि प्राइवेट सेक्टर में कंपनी की अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तो जब आप उनके लिए काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा आपको भी। तो थोड़ा बहुत है, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बहुत बढ़िया है। और प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो पत्रकारिता है नहीं। खत्म हो दूरदर्शन क्या पत्रकारिता कर रहा है, आप देख लीजिए। जी। पहले के जमाने में था लोग दूरदर्शन देखते थे, अब देखिए दूरदर्शन सरकार का एक ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है, बस सरकार के द्वारा वित्त पोषित संस्था है, क्योंकि सरकार उसको पैसा दे रही है, लेकिन सरकार उस पर अधिकार नहीं जमा सकती है। लेकिन वहां कहानी क्या हो जा रही है ना, कि अब वो सरकार के हिसाब से चलती है। अच्छा। आप दूरदर्शन की पत्रकारिता देख लीजिए, आपको पीआईबी की पत्रकारिता देख लीजिए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक सरकार का अभिन्न अंग है, ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन आप पीआईबी की पत्रकारिता उसके सोशल मीडिया हैंडल पे देख लीजिए ना, वहां पत्रकारिता कोई मतलब नहीं। उससे बेहतर पत्रकारिता प्राइवेट सेक्टर कर रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब अच्छे ही कर रहे हैं, तो अच्छे बुरे तो सब जगह है, उसका तो कोई मतलब अभी नहीं। कई बार क्या होता है, भ्रामक खबरें जो है आपको विचलित कर देती हैं, ऐसे में फैक्ट चेक होता है। ये एक ऐसी संस्था है और किस प्रकार से काम इनका होता है? ये सभी चैनल में फैक्ट चेक का एक डिपार्टमेंट है, और सौभाग्य से हमने वो कोर्स किया है। और फैक्ट चेक टीम आज तक में हमने लगभग 1.5 महीना फैक्ट चेक टीम के साथ काम किया। बालाकृष्ण सर उसके एचओडी हैं, अभी भी वही हैं आज तक में। फैक्ट चेक टीम काम करती है आपके अलग अलग पहलुओं पर, बहुत टेक्निकल पहलू है इसमें। पत्रकारिता से ज़्यादा मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र से ज़्यादा मतलब आपको टेक्निकल पहलुओं पे रखना पड़ेगा, ठीक ना।
तो छोटी सी मतलब डिबेट में इसको नहीं समझाया जा सकता, लेकिन फिर भी मोटा मोटी एक तरीका बता दे रहा है। फैक्ट चेक में क्या है ना कि आपको 2-3 टूल्स वगैरह सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ठीक है, जो चैनल खरीद के रखती है। फेसबुक देती है लेकिन खरीदना पड़ता है। एक ट्विटर डेक करके आता है, अब एक्स डेक हो गया, ठीक है। पहले फ्री था, अब पैसा ले रही है ट्विटर, जो एक्स हो गया है। और ऐसे ही फेसबुक वगैरह पे भी है। उस टूल पे अब जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई वीडियो लगाकर उसमें वॉइस ओवर उसी हिसाब से डालकर आपके लिप सिंक के साथ मैच करके हम डाल दिए, जी लोगों को वो मैसेज जा रहा है। जी तो हमें लोगों तक ये पहुंचाना है कि हम ये सही है या गलत है, तो चैनल इसके लिए फैक्ट चेक करती है। इसके लिए एक डिपार्टमेंट है, इसमें मोस्टली इंजीनियर वगैरह है। कुछ पत्रकारों को इसलिए रखा जाता है कि वो उस स्टोरी को कवर कर सके, ठीक है। तो उसी के दरमियान हम लोगों ने उसमें सीखा कि फैक्ट चेक का सीधा मतलब है कि आप उसको सोशल मीडिया टूल में उसको फिट करेंगे, उसके स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल इमेज में आप चेक कर लीजिए, उसके पीछे के पहलू को स्टडी कीजिए। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बोला जा रहा है, उसके बैकग्राउंड पे ध्यान दीजिए। आदमी के चेहरे को हटाइए, बैकग्राउंड पे ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड से समझ में आ जाएगा। फिर कुछ कुछ टूल्स वगैरह है जो छोटे स्तर पर नहीं समझा जा सकता, इसको पूरा लंबा हो जाएगा इसलिए। अभी जो है एआई ने क्रांति बजा रखी है और कई लोग एआई के द्वारा प्रसारित न्यूज देखना काफी पसंद करते हैं। आप देखते होंगे इंस्टा पर रील्स करके। तो क्या ये सही है आम जन के हित में या गलत है? दोनों पहलू है। हित में तो है, लोगों तक तो पहुंचा रही है, लोगों तक सूचना पहुंचा रही है, लोगों को सजग तो कर रही है, ठीक है। और जहाँ तक अनहित की बात है, तो लोगों को सबसे पहले खुद कैटेगराइज करना होगा। जब हम फ़ोन खरीदते हैं तो फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, हमको सोचना है कि हमें क्या देखना है, हम क्या देख रहे हैं। तो जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक कितना सारा 128 जीबी अगर स्पेस है, 128 जीबी का पहले से ऐप्स हम रख लेंगे तो ज़रूरी की तो एप्लीकेशन हमारे पास नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम क्या देखना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद आज के दौर में एक और सवाल है कि दर्शकों को भी खुद सोचना पड़ेगा कि क्या बेहतर है और क्या गलत है। क्योंकि अगर हम अपना चैनल चला रहे हैं, आप अपना चैनल चला रहे हैं, तो कोई ये दावा नहीं करता है कि हम गलत चला रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमारा सही है। तो दर्शकों को भी इस बात पे समझना पड़ेगा कि आप क्या देखना पसंद कर रहे हैं और आपको क्या बताया जा रहा है। अगर वो चीजें शारीरिक, मानसिक, किसी भी तरह का ओछापन है तो आप खुद उसको कैच करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जहां तक बात है रिकमेंडेशन का, तो रिकमेंडेशन में सबसे पहली प्रमुखता ये चीजें हैं कि आपको प्रासंगिकता की सच्चाई के बारे में अगर जानना हो तो आप जो चैनल दोनों पहलू दिखा रहा हो, आप पॉलिटिक्स में ही ले लीजिए ना। अगर हम अभी नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं और मेरे पास बुराई का कोई ऑप्शन नहीं है तो हम पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं ना। ये तो चापलूसी हो गई। हाँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कोई इंसान परफेक्ट बनाओ, सब भगवान ही बन के आए हों। तो परफेक्ट तो भगवान भी नहीं थे। बहुत सारे धर्म ग्रंथ में ऐसा भी ना लिखा गया कि भगवान से भी ये गलती हुई। तो परफेक्ट जो इंसान बन गया वो परफेक्ट नहीं है। तो हम किसी के बारे में अगर ऐसा बोलेंगे तो हमें वो ध्यान रखना होगा। जहाँ तक एआई का बात है तो वो ठीक ठाक तो कर ही रही है। जब हम पत्रकार को देखते हैं बड़े बड़े चैनल पर, वो ऐसा लगता है कि ये किसी विशेष पार्टी के लिए कर रहा है, विशेष इनका झुकाव है उनके प्रति। और किसी और को देखते हैं वो ठीक इनके विपरीत सोच रहे होते हैं, उनकी खबरें भी उसी तरह से आती हैं। कोई ऐसा अभी तक बहुत कम नजर आता है जो मिडिल में खड़ा हो, उनकी गलतियों को भी दिखाए, इनकी गलतियों को भी दिखाए, अच्छाइयों को भी दिखाए, अच्छाइयों को भी दिखाए। तो हम कैसे तय कर सकते हैं कि हमें किन पत्रकारों के द्वारा प्रसारित खबरें या वीडियोज देखनी चाहिए? अब एक दो चीज़ इसमें ध्यान रखिए। आज के दौर में ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि आप किसकी कहानी देखना पसंद कर रहे हैं और किसकी कहानी देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। यहाँ कहानी ये है ना कि अब आप जिसकी कहानी, आपकी जो विचारधारा है, आपको वैसे एंकर, वैसे रिपोर्टर, वैसे चैनल आपको अच्छे लग रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। जो साम्यवाद को पसंद कर रहे हैं उनको साम्यवाद के पक्ष में खबरें अच्छी लग रही है, समाजवाद के पक्ष में खबरें अच्छी लग, जो जिस धरा से आते हैं। पत्रकारिता खराब कैसे हुई? पत्रकारिता, जब ये फास्ट न्यूज़ का दौर आया ना कि हम आपको 20 मिनट में 100 खबरें दिखा के निकल जाएंगे या 10 मिनट में 50 खबरें दिखाएंगे, तो इसमें वहाँ पे पत्रकारिता सबसे पहले, ये जो स्पीड न्यूज़ है ना, तो मतलब 24 घंटा टेलीविज़न चल रहा है। अब स्पीड न्यूज़ के दौरान आप पूरे भारत में इंपॉर्टेंट 100 ही खबर है, आप उस 100 खबरों की जो अहमियता है ना उसको आप गौर कीजिएगा। उसमें वही खबर दिखाई जा रही है जो कहीं से आकर के रिकॉग्नाइज की गई हो, कोई ऐसी महान खबरें नहीं दिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फास्ट न्यूज
आज खत्म हो, कल खत्म हो, अगले 10 साल के बाद खत्म हो। सोशल और डिजिटल का पावर भी इसलिए बढ़ा, कुछ गलतियां हैं उसमें, लेकिन सोशल डिजिटल का पावर इसलिए बढ़ा कि एक तो लोगों के पास समय नहीं है टीवी खोल के बैठे। दूसरी बात यह है कि सोशल डिजिटल जो छोटा स्टोरी दिखा रहा है, 2 मिनट का ही दिखा रहा हो, 5 मिनट का ही दिखा रहा हो ना, वो एक खबर पे पूरा एनालिसिस दिखा रहा है। टीवी के पास समय नहीं है। टीवी डिबेट के लिए हो हल्ला करने के लिए आ जा रही है। टीवी क्या कर रही है कि फास्ट न्यूज के दौरान अगर 100 मिनट में 100 खबर हम दिखा रहे हैं या 10 मिनट में 100 खबर हम दिखा रहे हैं, तो निश्चित बात है उस 10 मिनट में हम 10,000 खबर को तो पहले मार रहे हैं, हम हत्या कर रहे हैं, और इसको क्राइम के कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि हम उन सभी चीजों को काट कर फिर उस जगह पे पहुंच रहे हैं। और जहां तक डिजिटल की बात है, तो डिजिटल ये बेहतर है इसमें, तो इसलिए ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि आप मतलब किस चीज को देखें, किसको पसंद करें। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर ध्यान रखें कि जो दोनों पहलुओं पे बात कर रहा हो, जो छोटे समय में भी आपको कंप्लीट स्टोरी दिखा दिया, तो उस पर आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। फिर हो सकता है 100% आज के दौर में कुछ भी सच नहीं है। एक अच्छी पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? अच्छे पत्रकारों का सबसे पहले ये है कि जब आप अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपको सामाजिक स्तर के पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी खबरें ऐसी ना हो कि कल को दंगा भड़का दे, किसी को मतलब भावना है उसको ठेस पहुंचा दे, मन को तकलीफ दे। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना होगा। आज के पत्रकारिता के दौर में जातिवाद, वर्ग विशेष और जो भी मतलब धार्मिक परंपराएं हैं या उस सब चीज़ों पे ज़्यादा चल रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम अच्छी पत्रकारिता अगर कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा जी। ये सीधा समझना पड़ेगा कि आप पत्रकार नहीं। अच्छा, एक गांव घर में हंसने की कहानी में बोला जाता है कि नेता का कोई धर्म नहीं होता। जी 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 जी। नेता का कोई धर्म नहीं होता। इस्तेमाल जैसे हम आप किसी के दाह संस्कार में शमशान जाते हैं तो घर आकर के नहाना है, जो उसका विधि पूर्वक विधान है उसको पूरा करते हैं। नेता वगैरह जाते हैं तो वो उतनी धार्मिक परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं। पत्रकारिता को वैसे ही करना पड़ेगा। पत्रकारिता अगर एक फॉलो ग्रुप पे चलेगी कि मेरा ये रूल है, वो किसी विशेष का नहीं होगा। हाँ, किसी विशेष का नहीं होगा, इस रूल को अगर फॉलो करेगी तो पत्रकारिता बेहतर नहीं होगी। तो सबसे पहले अच्छी पत्रकारिता के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और उसके दोनों पहलुओं को, ये तो हर जगह इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों पहलुओं को सामने लाएं। उस दोनों पहलुओं के साथ साथ किसी की सामाजिक, किसी के मानसिक, किसी की धार्मिक भावना आहत न हो, इस बात को ध्यान रखना होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सबके अपेक्षाकृत, इस सबके अलग में भी आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आप जिसकी बात को उठा रहे हैं उसके विपरीत पक्ष में भी कोई भी खड़ा हो तो बात उठाइए उसकी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आज के दौर में लोग क्या कहते हैं कि मैंने आरोप लगाया कि आपने फलाने आदमी का मर्डर किया, सपोज दैट। अब हम क्या करेंगे कि हम आरोप लगा रहे हैं, आप आरोपी से कोई बात नहीं करना चाहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरोपी से बात करना। हमारे एक मैनेजर हैं अभी दैनिक भास्कर में, गुप्तेश्वर सर। तो गुप्तेश्वर सर ये मैनेजर हैं और सीनियर सब एडिटर हैं दैनिक भास्कर के। एक घटना हुआ था जिसमें आरोप था कि पिता ने बेटे की हत्या कर दी। हम लोगों ने खबर बनाया, तभी ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में भी वैसा था। मतलब जब पुलिस उसके पिता को अपनी गाड़ी में बैठा रही थी तो उसका पिता बार बार बोल रहा था कि नहीं मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तो वहाँ विजुअल बनाने के दौरान मैंने उसको भी बना लिया और सर को भेजा। सर ने बोला कि ये बहुत अच्छा काम किए हो, आगे से कोशिश करना हम आरोपी से भी बात करें। इसमें क्या होगा ना कि लोगों तक हम एक अलग स्टोरी पहुंचा रहे हैं कि आरोपी ने अगर किया ही है तो कैसे किया, क्यों किया, ये कहानी आ रही है, और नहीं किया तो वो अपनी बात भी रख लेगा, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। वो भी तो इंसान है ना, ह्यूमन राइट तो इसी के लिए लड़ रही है, सभी को तो अधिकार मिलना चाहिए। सभी को अधिकार है, ह्यूमन राइट इसी के लिए लड़ रही है। आप आतंकवाद को वकील दे सकते हैं, तो एक जो किसी कारणवश किसी की हत्या कर दिया हो, वकील वो भी रख रहा है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म आप दीजिए ना, आखिर उससे क्यों हुआ। अगर उसने ऐसे सोच कर मतलब कुछ गलत सोच कर हत्या की ही है तो समाज के पास ये मैसेज जाएगा ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें आरोपी के पक्ष को भी ध्यान रखना होगा। तो अच्छी पत्रकारिता के लिए हमें दोनों पहलुओं को काफी बेहतर से, अब ये फास्ट न्यूज का जो दौर है ना, इसको हमें सबसे पहले ऐसे देखना होगा कि हम जल्दबाजी ना करें। अगर कुछ हो रहा है ना तो हम उसको रुके, थोड़ा स्टडी करें, गंभीरता से देखें, 5 मिनट रुके ना,
जो चीजें हम 10 मिनट के बाद तुरंत चला रहे हो, 10 मिनट के बाद चलाएंगे तो हो सकती है कुछ बेहतर हो जाए। तो समय देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग समय नहीं दे रहे हैं। और ये हम दर्शकों से भी कहेंगे, जो दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या बाकी जगहों पे भी न्यूज चैनल देख रहे हैं, उन्हें भी ये तय करना पड़ेगा कि हम क्या देखना पसंद कर रहे हैं। ये मतलब ऐसा जो है ना कि दर्शकों को सबसे पहले देखिए, अखबार बिक रहा है ना, चैनल चल रहे हैं ना, चैनल का नाम नहीं ले रहे हैं हम, लेकिन जो भी चैनल खराब काम कर रही है उसको भी तो देखा जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि उसको नहीं देखा जा रहा है। तो दर्शक सबसे पहले तय करे कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। अगर आप किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा, किसी भी भावनाओं में आप बहकर अभी एक कैंपेन चल रहा है, क्या नाम है, नाम भूल रहे कैंपेन का, प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ, जन स्वराज, जन स्वराज, जन स्वराज पद यात्रा। नेता अच्छे हों बुरे हों, एक्टिविस्ट अच्छे हों बुरे हों, उससे कोई कतई मतलब नहीं है मेरा। एक चीज गौर कीजिएगा, प्रशांत किशोर हर जगह बोलते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए लड़िए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे, ये बहुत आसान है, ये उन्हीं का कहना है, ये बहुत आसान है कह देना कि तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया और 9वीं फेल है। लालू यादव ने अपने बेटे को 9वीं फेल में भी तो बना दिया ना। और आप अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं? आपका बच्चा बीए पास करके बैठा हुआ है। तो लोगों को पहले जागरूक होना पड़ेगा कि हमें अपना समाज किस तरह बनाना है। पत्रकार समाज से बाहर से तो नहीं आ रहा है ना, आप ही के बीच से आ रहा है। अगर समाज ही हत्यारों का हो जाए, अगर समाज ही अराजकताओं का हो जाए, तो उसमें से जो निकलेगा वो अराजक ही होगा ना। तो सबसे पहले हमें समाज को, दर्शकों को सबसे पहले ये चाहिए कि हम समाज को उस हिसाब से तैयार करें, फिर आपके बीच से निकला हुआ इंसान अगर पत्रकार बन रहा है तो वो बेहतर करेगा। आपने जो अभी जो भी चीजें बताई हैं उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ सवाल है कि एक सभ्य समाज में एक पत्रकार अपनी भूमिका किस तरह से निभाता है? पत्रकार का काम है सामाजिक सरोकार को ध्यान रखना और सामाजिक व्यवस्थाओं पर समाज सुधार की ओर काम करना। और इसका कतई मतलब नहीं है कोई जो ये बोलेगा कि हम चैनल चला रहे हैं या किसी चैनल में काम कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है या चैनल नहीं बोल रहा है, ऐसा ये बहाना हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। आप एक सभ्य समाज में आप अपनी भूमिका इस तरह से रख सकते हैं कि आप उस समाज को और बेहतर दिशा दें। ठीक है, पत्रकार एक सामाजिक इंसान होता है, जैसे नेताओं को कहा जाता है। खैर, नेताओं वाली बात तो खत्म है, अभी भी पत्रकारिता में थोड़ी बहुत गरिमा बची हुई है जी। पत्रकारिता का कभी कोई स्वर्णकाल नहीं था, ये आप देखेंगे कि कहा जाता है ना कि इंडियन पॉलिटिक्स में ये स्वर्णकाल था। हाँ। किसानों के लिए वो समय स्वर्णकाल था, शिक्षकों के लिए वो था, फलाने के लिए वो था। पत्रकारिता का कभी कोई स्वर्णकाल नहीं था। और क्या कारण रहे होंगे बताते हैं। और जो भी काल था ना, उसको आज की डेट में पत्रकार खा के बेच गए हैं, सब खा के खत्म हो गया, कोई काल बचा भी नहीं है। स्वर्णकाल नहीं रहने का कारण है पत्रकारिता सब दिन दो धुरी पर चली, या तो कोई न्यूट्रल रहा या कोई किसी के पक्ष में रहा। अब जेपी आंदोलन को स्टडी करोगे तो आप देखेंगे कि जेपी आंदोलन में क्या है ना, कि जेपी आंदोलन से ज्यादा बेहतर उदाहरण चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह मंच पे जब खड़े होते थे तो उनका एक लाइन होगा, आप गौर करेंगे, चौधरी चरण सिंह हमेशा बोलते थे कि जब तक पत्रकार मेरी बुराई कर रहे हैं तब तक किसानों तुम समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब वो मेरे बारे में अच्छा लिखने लगे तो तुम समझ लेना कि मैं तुमसे दूर जा चुका हूं। पत्रकारिता उस दौर में भी खराब थी, कुछ लोग थे जो बचा के रखे थे, आज के समय में वही कुछ लोग हैं जो उसको भी खराब कर चुके हैं। तो आज के समय में पत्रकारों का सबसे पहला कर्तव्य है कि आप समाज के साथ रहें। नेता तो आप कल बन ही जाएंगे। और आज के समय में क्या है ना कि पत्रकार भी, जैसे सिविल सर्विस अच्छा उदाहरण है। सिविल सर्विस में लोग आप देखेंगे बीआरएस लेकर के अधिकतर लोग नेता बन रहे हैं। कोई राज्यसभा जा रहा है, कोई एमएलसी लड़ रहा है, कोई विधायक लड़ रहा है जी। तो सिविल सर्विस से निकल के ये एक अच्छा बदलाव है। हाँ, ये अच्छा बदलाव है कि लोग आ रहे हैं, अच्छे संकेत। हाँ, लोग आ रहे हैं, भविष्य के अच्छे संकेत है। लेकिन बस वही है, नेताओं को पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट ना बने, पत्रकारिता कॉर्पोरेट बन गई, तो आपको उस कॉर्पोरेट से निकालना होगा। और अच्छे पत्रकारों का काम है कि आप समाज के साथ बैठे और पत्रकारिता को कॉर्पोरेट ना बनाएं। अगर उसको कॉर्पोरेट आप बना देंगे फिर समाज के साथ, सभ्य समाज के साथ तो आप नहीं रह सकते। जी। पत्रकारिता कितने तरह के हो सकते हैं?
पत्रकारिता करने के तो बहुत मतलब आप पत्रकारिता में सबसे पहला बात, मैं एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता, ये जो मोबाइल जर्नलिज्म आया है इसमें जो कहा जाता है आप भी पत्रकार हैं, ये कहानी जो है ना, ये कहानी आज के डेट में सिर्फ इसलिए कह दिया गया कि आपको जो हो आप उसको टेलीकास्ट कर दें और आपको पता है तो आप जानकारी साझा कर दें। लेकिन इस जानकारी साझा करने के पीछे जिसके पास अनुभव नहीं है, जो जानकार नहीं है, जो इस सब्जेक्ट का पढ़ा रहा नहीं है, वो कभी कभी गलत जानकारियां साझा कर देता है। तो जो कोई भी बोल रहा है उनसे मेरा नम्र निवेदन है इस बात का कि आप भी पत्रकार हैं, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन आप भी पत्रकार हैं, इस बात को तो नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जिसके हाथ में मोबाइल है वो सब पत्रकार है, तब तो हमें नहीं पता है ना, हो सकता है कि हम जिस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त आप कुछ गलत बोल रहे हो, लेकिन उससे पहले आपके साथ बहुत गलत हुआ हो वो तो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। एक पत्रकार का काम है कि पीछे की पूरी कहानी को स्टडी करते हुए अभी की बातों को दिखाना। यहाँ तो 10 मिनट में न्यूज बन जा रहा है। हाँ, तो यहाँ क्या है ना कि आप भी पत्रकार है, कोई भी मोबाइल लेकर के बना रहा है, तो उसके पास ये नहीं समझ है कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं, हम आपकी किस तरह की बातों को दिखा दिए, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस गरिमा को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए पत्रकारिता को इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कितने प्रकार के होते हैं, तो मौखिक तौर पर तो लोग बोल देंगे डिजिटल होते हैं, सोशल मीडिया पे, सोशल ही डिजिटल का पार्ट है, तो डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। 3, प्रिंट की प्रासंगिकता सब दिन बनी रहेगी, आज भी है, कल भी रहेगी, हमेशा रहेगी। इस बात में लोग आज नहीं, आज से 50 साल पहले से बोल रहे हैं कि अखबार खत्म हो जाएगा। विदेशों में नहीं खत्म हुआ, यहाँ भी नहीं खत्म होगा, और कोट भी विदेशों में उसी को किया जाता है। प्रिंट मीडिया अखबार हमेशा अच्छा रहेगा, अखबार हमेशा अच्छा रहेगा। 3 तरह की पत्रकारिता है। पत्रकारिता मुख्य तौर पे आप पत्रकारिता सामाजिक स्तर पे जो सुधार का काम कर रहे हैं उन्हें भी आप रख लीजिए। जो भी सामाजिक कार्य करता है, जो काफी बेहतर उपाय ढूंढ रहा है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक कर रहा है, जो भी पीआर का काम कर रहे हैं उन सबको आप पत्रकार मान सकते हैं। और वो जो अच्छे काम कर रहे हैं, हम बुरे भी कर रहे हैं, पत्रकार होके भी बुरे कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं वो सामाजिक स्तर में समाज सुधार की भूमिका निभा रहे हो, वो भी पत्रकार है। तो मुख्य तौर पे हम पत्रकारिता प्रकार तो जो मेन स्ट्रीम में है वो 3 है, डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन आप पत्रकारिता को ऐसे भी एलिब्रेट कर सकते हैं कि जितने भी लोग समाज सुधार का काम कर रहे हैं वो सभी पत्रकार हैं। एक सवाल ध्यान में आ रहा है कि हम डिजिटल दौर में अगर बेरोजगार हैं तो हमने पढ़ाई कर रखी है, तो इतना पता है कि हमें भी फ्रीडम मिलता है अपनी बात रखने की, तो हम पत्रकार बनते हैं, कोर्स नहीं करते हैं, तो हमें किन दायरों में रहते हुए अपनी बात रखनी चाहिए, लोगों की बात रखनी चाहिए, समाज की बात रखनी चाहिए, ताकि हम पे आरोप ना लगे। पत्रकारिता में आपको अगर पत्रकार के लिए बेरोजगार हैं, अगर पत्रकारिता करनी है तो आप स्टोरी कवर कीजिए, आप कुछ अच्छा बनाइए, आप अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं, एजुकेशनल रिकॉर्ड करके आप डाल सकते हैं, जो पढ़ाई लिखाई की सामग्रियां हैं, आप कोई किसान अच्छा मेहनत कर रहा है उसको डाल सकते हैं, कोई पॉजिटिव स्टोरी पे काम कर सकते हैं। पत्रकारिता के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं और अगर आप उस बारे में नहीं पढ़े लिखे हैं तो कम से कम पत्रकारिता का जो मुख्य वजूद है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, उसमें ना जाए, ये हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे। यूट्यूब का ये कतई मतलब नहीं है आपने चैनल बना लिया और आप किसी क्राइम स्टोरी को कवर कर रहे हैं। क्राइम स्टोरी समाज के लिए अगर आपने अच्छे से नहीं की तो वो आगे आने वाले समय में बहुत प्रभावित कर सकता है, चेहरा बन जाता है एरिया, हाँ, बहुत प्रभावित कर सकता है। इसलिए जो हल्ला करने के लिए यूट्यूब पे आ रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जो कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं, या तो उन्हें पढ़ लेना चाहिए। तो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना कि किसी भी इंसान को अच्छा बना सकता है। पढ़ना सबसे अच्छी चीज़ें हैं। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक जॉन एलिया हैं, अमरोहे के थे, बाद में पाकिस्तान चले गए, उनका एक मतलब शेर है कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है ना तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ और नहीं। जब तक आपके पास किताबें नहीं होंगी आप अच्छी पत्रकारिता नहीं कर सकते, पत्रकारिता ही नहीं कर सकते। तो पत्रकारिता करना है तो आप किताब पढ़े। हाँ, अगर आप बेरोजगार हैं, आपको कुछ करना है तो ब्लॉग बनाइए ना, बहुत सारे काम दुनिया में है जो आप कर सकते हैं। ब्लॉग बनाइए, अच्छी स्टोरी दिखाइए। कोई इंसान है जो अब मग में फ्रीज बना दिया, कल परसों स्टोरी एक अच्छा चैनल, एक नाम भूल रहे, जो भी चला रहा था, मग में फ्रीज बना दिया, आप उस स्टोरी को कवर कीजिए ना। आप किसी बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, वो बहुत ऊपर गया,
उसकी स्टोरी कवर कर लीजिए। आप क्राइम में क्यों घुस रहे हैं? आप कुछ ऐसी स्टोरी में क्यों घुस रहे हैं जो समाज के लिए कंट्रोवर्सी पैदा कर देगी और लोगों के हित में नहीं होगा? तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर पत्रकारिता आपको करनी है, प्रॉपर पत्रकारिता करनी है, तो उसके लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है। और बाकी चीजें ब्लॉग वगैरह करना है तो लोग करते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करें ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक जी, एक समय तक हम टीवी देखते आ रहे थे साथ में, घर घर जो है प्रिंट मीडिया द्वारा प्रिंट न्यूज़पेपर पहुंचता था, अभी भी पहुंच रहा है। एक समय के बाद डिजिटल दौर आया और लोगों ने मोबाइल पर टीवी को देखना शुरू किया, और ऐसे में कई लोग पत्रकारिता के रूप में भी आए, नए युवा। तो हम चाहते हैं कि दोनों के भविष्य का आप विश्लेषण करें, प्रिंट मीडिया, टीवी और सोशल मीडिया। प्रिंट हमेशा बेहतर रहेगी जी, और कोई भी अखबार हो, अखबार की प्रासंगिकता बनी रहेगी। इसके पीछे की वजह यह है कि अखबार ज़रूरी चीज़ें हैं। अखबार विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। आप गौर कीजिएगा, अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छी समझ की आवश्यकता है। कुछ भी बोल देना, कुछ भी लिख देना नहीं होता है। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे छात्र या हम आप जो भी, मान लें कि कोई यूट्यूब हम बना लिया, आप बना लिए, कोई बना लिया, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ये तो हम मान के चले ना, कोई अच्छे लोग नहीं देख रहे हैं, पढ़ने वाला बच्चा नहीं देख रहा है। वही जिसको फ्री टाइम में हंसी मजाक करना है वो देख रहा है। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको द हिंदू पढ़ना पड़ेगा, अमर उजाला पढ़ना पड़ेगा, जनसत्ता पढ़ना पड़ेगा। तो प्रिंट का दौर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि प्रिंट सिर्फ खबरों के लिए नहीं, खबर उसको नहीं भी पढ़ना हो, अच्छी लेखनी के लिए जाना जाता है, शुद्ध उच्चारण के लिए जाना जाता है, शुद्ध लेखनी के लिए जाना जाता है। उससे आप लिखना सीख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं, आप अपने पढ़ने के तरीके को डेवलप कर सकते हैं। उसकी संपादकीय में आपको एक अंश मिलेगा जो आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसलिए प्रिंट हमेशा बना रहेगा। डिजिटल भी है, अब आ गया तो खत्म तो कुछ नहीं होगा, डिजिटल भी है और अपडेट होगा। हाँ, और अपडेट होगा। लेकिन डिजिटल पे ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में आप अभी 100 लोग हैं तो अचानक से 2 लोग रह जाएं, क्योंकि इस पे ऐसा ना हो कि अभी नहीं, आज से 10 साल के बाद भी गवर्नमेंट इस पे रेगुलेटरी लाएगी। और जिस दिन लाएगी ना, आप देखेंगे कि ये सब जितने माइक आईडी, ये सब जो भी ये कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि आप जिस शैली को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं समाज में, उसको देखने के लिए बैठा कौन है, उससे आपको हासिल क्या हो रहा है। टीवी जो चैनल, आज से पहले चर्चा कर रहे थे कि जो चैनल खराब पत्रकारिता भी कर रही है, ठीक है, किसी एक के समर्थन में बोल, उसकी भाषा भी सौम्य है, वो अच्छी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रही है, उससे आप प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं, चलने का ढंग सीख सकते हैं। वो एक रिप्रेजेंटेशन दिखाने का एक अच्छा शैली प्रस्तुत कर रहा है या कर रही है। लेकिन डिजिटल वो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए डिजिटल को या तो बेहतर होना पड़ेगा कि आपको क्यों देखा जाए, और नहीं तो सबसे पहले आप जो काम कर रहे हैं अभी, वो आगे आने वाले समय में आपको खुद शर्मिंदगी महसूस कराएगा जी। आप खुद शर्मिंदा होंगे कि हम ये क्या कर रहे थे। तो इसलिए हमें इस चीजों से बचना चाहिए। हमें दूसरों से सीखने में क्या, अच्छी बातें तो किसी से सीखी जा सकती है। अभिषेक जी, जब से डिजिटल दौर आया है, ऐसे में कई पत्रकार जो है उभर कर सामने आए हैं जो डिजिटली काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा किए गए कार्य से समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो डिजिटल दौर में पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत खराबी कर रहे हैं। तो सकारात्मक पहलू तो है कि लोगों को एक रोजगार का साधन मिला है, लोग अच्छा कर रहे हैं। इसका नकारात्मक पहलू सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपको एक चीज़ ऐसा करना चाहिए जिससे आप लोगों के बीच खुद को एस्टेब्लिश कर सकें। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है और सिंपल सा जवाब है कि आप लोगों के बीच जब तक एस्टेब्लिश खुद को करेंगे अच्छी पहलुओं पर। अब मान लीजिए ना कि हम आपसे बात कर रहे हैं और एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, तो ये तय बात है कि बहुत कम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल, ये तय बात है। अभी हम आपके साथ डांस करने लग जाएं, बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे, याद कम समय तक रखेंगे। हाँ, कोई भोजपुरी अश्लील गाना पे हम डांस करने लग जाएं तो लोग देखेंगे, लोगों को लगेगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तमाशा देखना हाँ, सबको पसंद तमाशा है। देखना सबको पसंद है, तो लोग देखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। आप अभी देखेंगे गांव घर में कि पुराने गाने, गांव घर तो आज भी छोड़ बजते दीजिए, हैं। आज भी बजते हैं और हम आप सुन रहे हैं चाव से, जी हम बिल्कुल, भी आप भी बिल्कुल, सुन रहे हैं। बिल्कुल पुराने लोग छोड़िए, हम आप भी सुन रहे हैं। जी, और नए गाना सुनने का शौक सबको है, लेकिन आप 2 बार सुनने के बाद बोर हो जा बोर हो रहे हैं। जाएंगे। हाँ, क्योंकि जो ट्रेडिशन बॉलीवुड लेकर के आया ना कि हम लोगों के बीच पॉपुलर हो जाए, एक इनकम हो, फिर हम बैक फिर नया चीज ले आए। ठीक है, पहले क्या था ना कि हम एक अच्छी चीज लाएं फिर बाद में ही लाएंगे, लेकिन वो अच्छी चीजें बरकरार हो।
तो इसलिए इस नकारात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए हमें करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छी चीजें हैं और ये कम से कम रोजगार का साधन तो बन रहा है जी। तो ये बेहतर है। अभिषेक जी, पत्रकार के रूप में कई बार हमें ऐसा एहसास होता है कि हम समाज के हित में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके हमें प्रशासनिक मामलों का सामना करना पड़ता है, हमें जेल भी जाना पड़ता है। तो क्या कारण रहे होंगे कि इसके? कुछ जगहों पर तो ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो गलत राजनीति के शिकार हो जाते हैं कुछ जगहों पर। यूपी के कुछ पत्रकारों का उदाहरण ले लीजिए, और बिहार में भी बहुत ऐसे हैं, दिल्ली के भी बहुत ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अच्छा किया, उन्हें राजनीति का शिकार होना पड़ा, तो खैर वो अलग चीज़ है, वो बहुत कम है। आप जो लोकल स्तर पे इस बात की चर्चा कर रहे हैं उसमें हमें 2-3 चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, खास करके पॉक्सो एक्ट के मामले में, खास करके नाबालिग के मामले में, खास करके किसी क्राइम के मामले में हम जल्दबाजी में गलत चीज़ ना परोस दें। आप जब गलत चीज़ परोसेंगे उसका इफेक्ट गलत होगा। आप खाना में अगर सल्फास खाएंगे तो मरेंगे ही ना, तय बात है मरेंगे। कुछ देर के लिए तो आपको लगेगा कि ठीक है, कुछ देर के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप तय बात है कि मरेंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अगर सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कुछ जगहों पर राजनीति का शिकार होना पड़ता है, वो सही बात है, लेकिन उसके लिए लंबी लड़ाई है, आप लड़ेंगे तो आप कल जीतेंगे। लेकिन गलत करके अगर आप जेल जा रहे हैं तो कल आप भले खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए खुद कर दें, लेकिन उसके बाद खुद आप अंदर ही अंदर खुद ही टूट जाएंगे, फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये तो है कि राजनीति का शिकार होना पड़ता है, लेकिन कुछ जगहों पर हमारी आपकी भी गलतियां हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम उसको कैसे सुधारें। पत्रकारिता के लिए किस तरह की पढ़ाई की आवश्यकता होती है? कौन से कोर्स करने सबसे पहले चाहिए? आपका खुद का एम्बिशन होना चाहिए। एम्बिशन में ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को देख करके हमें उस बात की लालसा हो गई, ये चीज़ नहीं है। खाना थोड़ी है कि कोई मिठाई खा रहा है, मेरा भी मन है मिठाई खाने का। ये तो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा सवाल दूसरों की ज़िंदगी का है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर आपके अंदर सच में लालसा है पत्रकार बनने की, तो किसी अच्छे कॉलेज से, और सबसे पहले ग्रेजुएशन के दौर में जैसे बीजीएमसी किया जाता है, बैचलर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, आप वो कर लें। उसके बाद भी अगर आगे की पढ़ाई करनी हो तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं उसमें, लेकिन कुछ ना कुछ, अगर ना कुछ तो कम से कम डिप्लोमा तो कर ही लें। अगर आपको रोजगार भी करना हो तो कम से कम डिप्लोमा कर ले, उसके बाद पत्रकारिता करें। तो उसमें ये होगा ना कि सब सारी चीज़ें अच्छी नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो पत्रकारिता के लिए बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, मुख्य तौर पर बीजेएमसी, और प्रमुख तौर पर जो लोग ग्रेजुएशन नॉर्मल स्ट्रीम से करने के बाद भी हाई लेवल में करते हैं पीजी में जा करके, तो वो भी कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, और ये 2 कोर्स अवेलेबल है लगभग, अब तो ढेर सारी यूनिवर्सिटी, ढेर सारा कॉलेज है, आप वहाँ से करने के लिए कोशिश करें कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से करें। हम अपनी खबर को प्रामाणिकता के आधार पर किस तरह से रख सकते हैं? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है और एक लाइन में इसको खत्म किया जा सकता है कि आप प्रामाणिकता रखने के लिए दोनों पहलुओं को ध्यान रखें। खासकर क्राइम की खबरों में आप सबसे पहले प्रशासनिक पक्ष का इंतजार जरूर करें कि प्रशासन क्या कह रही है। अगर गलत भी कह रही है तो आपके पास कहने के लिए उदाहरण रहेगा कि प्रशासन ने ऐसा कहा है। और प्रामाणिकता के तौर पे आप खुद किसी बात का वक्ता, वकील या जज ना बन जाए। अगर जब तक ये बने रहेंगे उस खबर की प्रामाणिकता नहीं रहेगी, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा खबर की प्रामाणिकता बनी रह जाएगी। बस इसका एक छोटा सा और सिंपल सा एग्जांपल है, इस बात को पर ध्यान। अगर हम एक पत्रकार हैं तो हमें दलाल कहना कहाँ तक उचित है? देखिए, कोई किसी को दलाल, पत्रकार ही नहीं, कोई किसी को भी दलाल कह रहा हो तो ये शब्द ही गलत है, तो इसलिए तो नहीं कहा जाना चाहिए। जहाँ तक ये सवाल दलाल वाला आ रहा है, तो जो लोग यूट्यूब पे पत्रकारिता कर रहे हैं उनके पास आय का स्रोत नहीं है, और आप उनको बुला रहे हैं कि आप मेरे पास आएं और मेरे इस समस्या को उठाएं जो लोगों तक पहुंचे। भले उसका क्या असर हो अलग बात है, लोगों तक पहुंचे। नेशनल मीडिया के पास समय नहीं है, प्रिंट डिजिटल बड़े चैनलों के पास समय नहीं है कि छोटी छोटी खबरों को भी उठाया जा सके, या गांव शहर के स्तरों पर छोटी गली नालों का गंदगी का सवाल उठाया जा सके, तो वो यूट्यूब वाले ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, करना चाहिए। उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है ना कि आपके पास वो जाएंगे, तो जब 10 लोगों की समस्या को उठाने जा रहे हैं तो आपका खुद ही कर्तव्य बनता है कि आप उनको कुछ डोनेट कर दें, कि आपके पास वो गए हैं, उनकी भी जीविका है ना, इंसान है तो खाएंगे वो, उनका भी परिवार है, आपकी समस्या उठा रहे हैं तो आप उनको डोनेट करें। आप बोलेंगे कि क्यों करें भाई, उनका काम है। सवाल ये है कि इसलिए उनको डोनेट करें, आप इसलिए उनको दें, और उनको दलाल कहना कहीं भी उचित नहीं है। ये जरूरी इसलिए है कि आप अपने टैक्स पेयर के पैसे से सिविल सर्विस तो चला रहे हैं, सरकार को तो चला रहे हैं, नेता को तो चला रहे हैं, कहाँ उसको दलाल बोल दे रहे हैं आप।
तो पत्रकार भी जब आपके पास जा रहा है और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, किसी चैनल में काम कर रहा है तो उसके पास तो पैसा चैनल दे रही है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो अपना चैनल चला रहा है, आपका मुद्दा उठा रहा है और अपनी जीविका चला रहा है, तो उनको देना उचित है, और दलाल कहना कहीं भी उचित नहीं है, किसी को भी आप दे रहे हो तो दोस्तों, हम अपने संवाद के प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और जाते जाते इनसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल का जो थीम है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा थीम है, और द स्टोरी ऑफ रियल हीरोज। इसमें ये कहानी है ना कि आप उस कहानी को ला रहे हैं समाज के सामने जो लोग नहीं कर रहे हैं या लोगों को पता नहीं है, लोग सिर्फ समझ जा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके चैनल पे जब आपसे बात हुई, उससे पहले आपके चैनल, उसके बाद जी। आपके चैनल को हम देख रहे थे, बहुत सारी स्टोरी देखे जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी। जैसे आपने डीजे गौतम का एक इंटरव्यू किया था, अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन हमें उनकी कुछ बातें जो नहीं पता थी वो आपके चैनल के माध्यम से पता चली। जी। तो हमें ज़्यादा बेहतर लगा, ऐसी स्टोरी करनी चाहिए, और चैनल बेहतर है जी। इसको आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारा यह पॉडकास्ट और इनके द्वारा साझा की गई जानकारी आपको जरूर पसंद और लाभदायक साबित हुई होंगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए इसे फेसबुक पर शेयर करें और पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी राय है, भावनाएं हमारे प्रति या फिर इनके प्रति, आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी में तो लगा ही लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।